वो कहते हैं ना कि रात को कभी घर से मीठा खाकर नहीं निकलना चाहिए और ना कभी सुनसान रास्ते पर मीठा लेकर निकलना चाहिए, वरना आपके साथ अनहोनी हो सकती है। ये कहानी है राम और सुधा की, जो उड़ीसा के एक गांव छोटापुर में रहते हैं और जिनकी अभी अभी सगाई हुई है। दोनों ने मन्नत मांगी थी कि अगर उनके घर वाले अगर उनके प्यार को सपोर्ट करते हैं तो वो दोनों मिलकर जगन्नाथ जी के मंदिर, जो कि उड़ीसा राज्य के पुरी प्रदेश में है, वहां साथ में दर्शन करने जाएंगे। तो एक दिन वो दोनों निकल पड़ते हैं अपनी मोटरसाइकिल पर अपने गांव से जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। जल्दी करो सुधा, हमको शाम होने से पहले दर्शन करके घर वापस भी आना है। हाँ, मैं बैठ गई, चलो। जय जगन्नाथ जी। वे दोनों मंदिर पहुंचते हैं और जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं और फिर वही मंदिर के आसपास घूमने निकल जाते हैं और खाते पीते हैं। चलो सुधा, अब घर के लिए वापस निकलते हैं। शाम होने को है, अंधेरा होने को है और ठंड का समय है, रास्ते में धुंध भी मिल सकती है। इससे पहले धुंध बढ़े हमें घर पहुंचना चाहिए। हाँ, बस चलते हैं, लेकिन पहले मैं घर के लिए कुछ पार्षद और मिठाई ले लूं। ठीक है, लेकिन जल्दी करो। सुधा दुकान से मिठाई और प्रसाद लेती है और वो दोनों फिर घर के लिए निकलते हैं। देखो सुधा, शाम हो गई है और 8:30 बज गए हैं और धुंध भी बढ़ना शुरू हो गई है। हाँ राम, तुम बाइक को ध्यान से चलाना और आगे जंगल का रास्ता है, तो दोनों साइड देखकर चलना, कहीं कोई जानवर ना निकल कर आ जाए। धीरे धीरे धुंध और बढ़ती जा रही थी। दृश्यता बिल्कुल कम हो चुकी थी, लेकिन राम की मोटरसाइकिल से निकलती रोशनी से केवल आगे का रास्ता 5 से 10 मीटर तक दिखाई दे रहा था। तभी आगे अचानक से एक तीखा मोड़ आता है और राम एकदम से बाइक पर ब्रेक मारता है और बाइक स्किड करके गिर जाती है। अरे सुधा, तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई चोट नहीं आई। वो तो अच्छा है कि बाइक की स्पीड कम थी, इसलिए ज़्यादा चोट नहीं लगी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था और यहाँ हमारी मदद के लिए कोई भी जल्दी से नहीं आएगा। हाँ, सही कह रही हो, लेकिन देखो, जो प्रसाद और मिठाई लिया था वो सब नीचे गिर गया। कोई नहीं, मैं इनको उठाती हूँ। तुम बाइक को उठाओ और दोबारा से स्टार्ट करो। रात ज़्यादा हो रही है, हमको जल्दी से घर पहुँचना चाहिए। सुधा नीचे बिखरा हुआ सारा सामान उठती है और वो दोनों फिर निकल पड़ते हैं घर की तरफ। जैसे ही वो दोनों थोड़े आगे निकलते हैं, उन्हें रास्ते में सड़क के किनारे एक बुजुर्ग आदमी खड़ा दिखता है। इतनी रात को इस सड़क के किनारे ये बुजुर्ग क्या कर रहा है? राम, हो सकता है ये कोई चोर या डाकू हो। तुम बाइक मत रोकना और बाइक को तेजी से यहाँ से निकालो। हाँ, तुम सही कह रही हो, वरना ये इतनी रात को यहाँ अकेला क्या कर रहा है? राम बाइक की स्पीड को बढ़ा लेता है और तेजी से उस बुजुर्ग के आगे से निकलता है। वो थोड़ी दूर बढ़ते हैं कि एकदम से बाइक अपने आप अचानक से बंद हो जाती है। अब अचानक से इसे क्या हुआ? ये क्यों बंद हो गई? राम, मुझे डर लग रहा है। इतनी रात और इतना अंधेरा हो गया है। घर पर सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे और परेशान हो रहे होंगे। ये सुनसान रास्ता है, बाइक को भी अभी बंद होना था। यहाँ तो आसपास कोई मदद भी नहीं मिलेगी। डरो मत सुधा, तुम उतरो बाइक से, मैं चेक करता हूँ। राम बाइक को हर जगह से चेक करता है। वो पेट्रोल की टंकी को भी चेक करता है,
कहीं गिरने की वजह से बाइक में पेट्रोल तो न खत्म हो गया या एयर तो नहीं बन गई। हे भगवान, स्टार्ट हो जाए बाइक। राम बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है और तभी बाइक स्टार्ट हो जाती है। बैठो सुधा, जल्दी से, मैं तेजी से बाइक को चलाकर तुम्हें घर पहुंचाता हूँ। हाँ राम, अब तेज चलाओ। राम बाइक को तेजी से चलाकर घर पहुंचता है। तभी वो देखता है कि उसकी मम्मी और पापा और छोटा भाई उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं। तभी राम के पापा बोलते हैं, राम, इतनी देर कहाँ लगा दी? पता है हम लोग कितना परेशान हो रहे थे। सुधा के मम्मी पापा का भी फ़ोन आया था। वो लोग भी वहाँ घर पर परेशान हो रहे हैं कि सुधा अभी तक नहीं आई। शाम का बोलकर आधी रात हो चुकी है। अरे पापा, हम तो आ रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में बाइक एक बार तो गिर गई और फिर हम जैसे ही थोड़े आगे निकले तो रास्ते में बाइक खराब हो गई। यही कारण है कि इतनी देर हो गई। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन सुधा कहाँ है? उसको घर छोड़ आए क्या? नहीं, मैं सीधे यहाँ आया हूँ और मेरे पीछे ही तो बैठी है बाइक पर सुधा। लेकिन तुम्हारे साथ और तुम्हारे पीछे तो कोई भी नहीं है। राम पीछे मुड़कर देखता है, उसे सुधा कहीं भी नजर नहीं आती। वो अचानक से बाइक को मोड़ता है और तेजी से निकल पड़ता है, उसी रास्ते पर जहां से वो आया था। राम को बिना कुछ बोले और हड़बड़ी में तेजी से बाइक को ले जाते देख राम के पापा परेशान हो जाते हैं और अपने छोटे बेटे से बोलते हैं, श्याम, जल्दी से बाइक निकाल और राम के पीछे चल। न जाने इसे क्या हो गया, और सुधा के बारे में बोलते ही ये कहाँ निकल पड़ा इतनी तेजी में। हाँ पापा, बैठो जल्दी से बाइक पर। राम के पापा और उनका छोटा बेटा श्याम राम का पीछा करते हैं। राम बाइक को वही ले जाकर रोकता है जहां उसकी बाइक बंद हुई थी। तभी वो देखता है कि सड़क किनारे एक लड़की गिरी हुई है जो शायद सुधा थी। वो लोग जाकर चेक करते हैं। सुधा की सांसें चल रही थी, लेकिन वो होश में नहीं थी। वो लोग जैसे कैसे करके सुधा को अपने घर ले आते हैं। सुधा को रात भर होश नहीं आता, तो वो लोग अगले दिन सुबह सुबह सुधा को गांव के पास एक छोटे से अस्पताल ले जाते हैं, जहां सुधा को फिर उसके अगले दिन होश आता है। राम और सुधा के घर वालों के जैसे सांसों में सांस आती है। सुधा को उसके घर वाले उसके घर ले जाते हैं और वो अब अपनी माँ के साथ उनके कमरे में सोती थी। पर एक रात को अचानक से सुधा बहुत जोर से चीख मारकर उठ जाती है और रोना शुरू कर देती है। उसके रोना सुनकर घर वाले भी उसके पास आ जाते हैं। ये सिलसिला अब हर रोज का हो जाता है। रोज रात को 12 बजते ही सुधा रोना और चिल्लाना शुरू कर देती है, जोर जोर से। अगले दिन सुधा की माँ राम को फोन करती है। राम, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, क्या तुम घर आ सकते हो? जी माँ जी, मैं अभी आता हूँ। बहुत दिन हो गए सुधा से भी मिले। वो अब ठीक तो है ना? उसको ही लेकर बात करनी है तुमसे। क्यों, क्या हुआ माँ जी? सुधा ठीक तो है ना? नहीं, तुम आ जाओ फिर बताती हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। राम सुधा के घर पहुंचता है और सुधा की माता जी से मिलता है। नमस्ते माँ जी। आओ राम, बैठो। क्या हुआ माँ जी? आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया और क्या हुआ सुधा को? कहाँ है वो? वो अपने कमरे में सो रही है। ये समय सो रही है? वो ठीक तो है ना? नहीं बेटा, वो बिल्कुल ठीक नहीं है।
जिस दिन से अस्पताल से आई है वो हर रात 12 बजते ही जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, हम सब घर वाले बड़ा परेशान हैं, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन करके बुला लिया। हमें सुधा को किसी अच्छे पंडित या तांत्रिक को दिखाना पड़ेगा। ठीक है माँ जी, मैं कुछ पता लगाता हूँ कि सुधा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। राम अपने एक दोस्त को फोन मिलाता है जो उसे एक तांत्रिक के बारे में बताता है। राम अपने पिताजी को भी सब बात बताता है। फिर वो और उसके पिताजी सुधा को लेकर वह तांत्रिक के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। इसके ऊपर एक प्रेत का साया है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा हुआ तुम इसे मेरे पास ले आए, मैं इसे ठीक कर दूंगा। मैं एक कलावा बनाकर दे रहा हूँ जो सुधा के हाथ में बांध देना और 21 दिन तक इसे सात्विक धर्म का पालन करना होगा। मांस आदि चीज नहीं खानी है और दिन रात जिस भी भगवान को ये पूजती है उनका नाम लेना है। और याद रहे, ये कलावा गलती से भी इसके हाथ से नहीं उतरना चाहिए। फिर वो लोग सुधा को तांत्रिक के यहाँ से लाकर उसको उसके घर छोड़ देते हैं। वो सुधा के माता पिता से बोलते हैं अब सब ठीक है और सुधा जल्दी ही ठीक हो जाएगी। 3 से 4 दिन बीत जाते हैं और अब सुधा बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब रात को आराम से सोती है और दिन रात बस भगवान। 3 से 4 दिन बीत जाते हैं और अब सुधा बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब रात को आराम से सोती है और दिन रात बस भगवान का नाम जपती है। फिर एक दिन सुधा रसोई में खाना बना रही होती है, तभी अचानक से सब्जी काटते हुए चाकू सुधा की कलाई पर लग जाता है और खून बहने लगता है। सुधा कलाई पर लगी चोट पर पट्टी करने के लिए तांत्रिक द्वारा बांधे कलावा को उतार देती है और फिर अपनी कलाई पर पट्टी बांधती है। 1-2 दिन सब ठीक चलता है। फिर एक दिन अचानक से सुधा अपने घर वालों से नॉनवेज खाने की डिमांड करती है। पापा, बहुत दिन हो गए, आज चिकन खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है, मेरे बच्चे का मन है तो अभी बाजार से ले आता हूँ। ऐसे ही सुधा अब हर रोज नॉन वेज खाने की डिमांड करती है। घर वाले भी उसकी मांग हर रोज पूरी करने लगते हैं, सोच करके कि शायद उसका मन होगा और इतने दिन बीमार थी शायद इसलिए। एक रात सुधा उठती है और फ्रिज में रखी कच्ची मछली को खाने लगती है। जब अगले दिन घर में सब उठते हैं और देखते हैं कि सुधा के कपड़ों में खून लगा है और मछली का ये हाल है, तो वो कुछ परेशान से हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी सुधा से कुछ नहीं बोलते। लेकिन एक चीज थी गौर करने वाली, सुधा रोज नॉनवेज खाती थी, लेकिन फिर भी वो कमजोर होती जा रही थी, जो उसके घर में किसी को समझ नहीं आ रही थी। फिर एक रात सुधा फिर से अचानक 12 बजते ही पहले जैसे रोना शुरू कर देती है और खून की उल्टी शुरू कर देती है। राम बेटा, जल्दी घर आ जाओ, सुधा की हालत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ माँ जी? सुधा पहले जैसे ही जोर जोर से चिल्ला रही है और खून की उल्टी हो रही है। ठीक है माँ जी, आप घबराइए मत, आप सुधा का ध्यान रखिए, मैं अभी आता हूँ। राम तुरंत बाइक उठाता है और उसी तांत्रिक के पास पहुंच जाता है जिसने सुधा का इलाज किया था। बाबा जी, जल्दी चलो, सुधा की हालत बहुत खराब है। उसने पहले जैसा चिल्लाना शुरू कर दिया है और वो खून की उल्टी कर रही है। राम और तांत्रिक बाबा सुधा के घर पहुंचते हैं। सुधा के हाथ में जो मैंने कलावा बांधा था वो कहाँ है और मेरे मना करने पर भी उसे उतारा क्यों?
हमें नहीं पता किसी कलावा के बारे में। और इस घर में मांस मछली बनाने या खाने के लिए मैंने मन किया था, फिर भी वो सब यहाँ बन रहा है। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमें लगा सुधा इतने समय से बीमार है और ये हर रोज मांग करती थी मांस मछली की, इसलिए हम इसे खिलाते थे। गलती मेरी है, मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि सुधा को कुछ परहेज करना है अच्छे से ठीक होने के लिए। अगर आप लोग राम की जगह होते तो क्या करते? अपना निर्णय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, ताकि जितनी भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सीख सकें कि कभी उनके साथ लाइफ में ऐसा कुछ होता है तो उनको क्या करना चाहिए। इस घर में इस प्रेत की शक्ति अधिक है, इसका इलाज यहाँ नहीं कर पाऊंगा। तुम लोगों को सुधा को मेरे साथ मेरे आश्रम में लाना होगा। लेकिन बाइक पर सुधा को इस स्थिति में कैसे लेकर जाया जा सकता है? मैं अपने छोटे भाई श्याम को फोन करता हूँ और जल्दी से कहीं से कोई गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। श्याम, तेरी भाभी की तबीयत बहुत खराब है, तो कहीं से जल्दी से किसी की गाड़ी लेकर आ, हमें इसको बाबा के आश्रम ले जाना पड़ेगा। राम सुधा को गाड़ी में पीछे बैठाकर तांत्रिक बाबा के आश्रम ले जाता है। सुधा को अब कुछ दिन मेरे आश्रम में रखना होगा। मुझे इसके लिए पूजा करनी होगी। इस पर जो प्रेत है वो वापस लौट आया है, तभी सुधा की ये हालत है। जैसा आप कहें बाबा जी, हम वैसे ही करेंगे। तांत्रिक 3 से 4 दिन लगातार पूजा हवन करते हैं, लेकिन सुधा की समस्या और खराब होती जा रही थी। फिर एक दिन अचानक से सुधा बुरी तरह से आवाज में बोलती है, तू जितनी कोशिश कर ले तांत्रिक, लेकिन मैं अब इस लड़की को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये अब हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो गई है। कौन है तू? क्यों इस लड़की के पीछे पड़ा है? क्या चाहिए तुझे? इस लड़की को छोड़ दे, वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तेरी इतनी औकात नहीं तांत्रिक जो तू मुझे खत्म कर सके। इतने दिन से लगा है तो पूजा हवन में, लेकिन मेरा बाल भी बांका नहीं कर सका है तू। कौन है तू और कहां से आया है? इस लड़की को छोड़ने के बदले में क्या चाहिए तुझे? मुझे जो चाहिए था वो इस लड़की ने सड़क से वापस उठा लिया था, लेकिन अब मैं इससे कहीं ज्यादा अब इस लड़की को लेकर जाऊंगा। क्या मतलब सड़क से उठा लिया था? मांस मदिरा, तुझे जो चाहिए वो हम देंगे, बस तू इस लड़की को छोड़ दे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, आप जो भी हो मेरी सुधा को छोड़ दो। मैं सुधा को बहुत प्यार करता हूँ। आपको जो चाहिए मैं दूंगा, बस मेरी सुधा को छोड़ दो। इस लड़की को तो मैं अब अपने साथ ले जाकर रहूंगा, लेकिन तुम लोग इतना पूछते हो तो मैं बता देता हूँ सब। उस रात जब तुम दोनों जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तब मैं बूढ़े आदमी का भेष बनाकर सड़क किनारे खड़ा था। वहां जो मिठाई थी इस लड़की के हाथ में, वो सड़क पर गिरने के बाद इस लड़की ने उठा ली थी। मुझे वो मिठाई खाने को चाहिए थी, लेकिन जब इसने वो मिठाई उठाई तो मैंने तभी सोच लिया था, अब इस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर उस रात जब तुम्हारी बाइक खराब हो गई थी, मैंने सुधा के रूप का चलावा बनकर तुम्हारे पीछे बैठा था और तुम असली सुधा को वही पीछे छोड़ आए थे। फिर जब मैंने सुधा को पीछे से वो बूढ़े आदमी के रूप में आकर पीछे से पकड़ा तो डर के मारे ये बेहोश हो गई थी। उसी दिन से मैं इसके साथ इसके पीछे आ गया था और अब मैं इसे अपना साथ लेकर जाऊंगा। ये बात बोलते ही अचानक से सुधा बेहोशा हो जाती है और राम उसे अपने गोद में ले लेता है। मुझे पूजा और मंत्र और अधिक शक्ति लगाकर करना पड़ेगा। तांत्रिक जितना पूजा मंत्र करता है, सुधा की हालत
उतनी ही और खराब होती जा रही थी और वो लगातार खून की उल्टियाँ करती जा रही थी। फिर अचानक से सुधा को होश आता है और वो एकदम सामान्य हो जाती है। राम, मुझे अपने सीने से लगा लो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। रो मत सुधा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पास हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तांत्रिक सुधा की तबीयत को और बिगाड़ता देख पूजा और मंत्र करना बंद कर देता है। राम में जितनी ताकत से पूजा और मंत्र कर रहा हूँ, उसका उतना ही उल्टा असर सुधा पर पड़ रहा है। इसकी हालत उतनी ही और खराब होती जा रही है। तभी अचानक से सुधा जोर जोर से सांस लेना शुरू करती है और वही राम की गोद में दम तोड़ देती है। राम जोर जोर से रोना और चिल्लाने लगता है। काश उस दिन सुधा ने वो सड़क पर गिरी मिठाइयों को वही छोड़ दिया होता। तो दोस्तों, कैसी लगी उड़ीसा के चलावा की सच्ची डरावनी कहानी? कमेंट करके बताएं और मुझे यकीन है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से लाइक का बटन दबाएं। दोस्तों, बड़ी मेहनत लगती है ऐसी कहानियां लाने में और वीडियो बनाने में। बस बदले में चाहिए आपका साथ। तो अभी अपने चैनल कथा कल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके, ताकि हम आपके लिए ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां आगे भी लाते रहें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और कभी